वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन ने 12th एनसीईआरटी का एक फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर उठाया था, जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो अपन ने वो चीज़ कहाँ तक कंटिन्यू कर ली थी, मतलब आज अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, वो चैप्टर कहाँ तक हो गया था अपना हो गया था, फर्स्ट हो गया था फ्लावर की स्ट्रक्चर, मतलब पुष्प की संरचना हो गई थी, नर जनन तंत्र और नर युग्मकों का निर्माण कर लिया था, मादा जनन तंत्र और मादा युग्मकों का निर्माण हो गया था। उसके बाद बनने के बाद क्या हुआ था, परागण प्रक्रिया पूरी हो गई थी, करवा लिया था परागण प्रक्रिया। अब परागण के बाद अब क्या होने वाला है, मैंने क्या बताया था, मेल गेमीट जो नर युग्मक है वो फीमेल मादा युग्मक जो अंदर ओवम बीजांड के अंदर प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद वो निषेचन करेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया ही फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ये था अपना बीजांड की संरचना, ओव्यूल की संरचना जो अंडाशय के अंदर थी, पता है ना, जो अंडाशय के अंदर थी। ठीक है, ये अपना बीजांड अपन अलग लिख देते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स थी 1 2 3, ये अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस था जो 2 1 था, और ये एग सेल थी। एग सेल के आजू बाजू में था सिनर्जिड सेल, जिसको बोलते हैं सहायक कोशिका। ये पता है अपन को। अध्यावरण था, अध्यावरण, ये हाइलम। अब बेटा मैंने कल एक चीज बताई थी कि एंटीपोडल सेल्स जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं इनको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। नहीं, कल मुझसे बोलने में गलती हो गई थी, जिसके लिए सॉरी। मैंने क्या सहायक कोशिकाओं को सोच के प्रतिमुखी कोशिकाओं को बोल दिया फिलीफॉर्म एपरेटस, जो नहीं है। जो सहायक कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, ये एग कोशिका जो अंड कोशिका है उन दोनों को प्रोटेक्ट करे हुए बैठी है, एक तरफ से दूसरी तरफ से, दोनों से उनको सुरक्षात्मक कवच दे रही है। अब सुरक्षात्मक कवच देने के साथ साथ वो उसको न्यूट्रिशन मतलब पोषण भी प्रदान करेगी। पोषण कहाँ से प्रदान करेगी, पोषण जो ये न्यूक्लियस है ना, ये बीजांड काय जिसको बोलते हैं, ये बीजांड काय में छोटे छोटे अंगुलीनुमा प्रवर्ध बना लेती है। ठीक है, ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है उससे वो भोजन का सकिंग करेंगे, अवशोषण करेंगे। अवशोषित भोजन को वो सीधा का सीधा पहुंचाएंगे अंड कोशिका में। क्यों? क्योंकि अंड कोशिका ही वह कोशिका है जो फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज का निर्माण करेगी। तो इस कोशिका का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। किस प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो फिलीफॉर्म एपरेटस किससे जुड़ा हुआ है, फिलीफॉर्म एपरेटस जुड़ा हुआ है सहायक कोशिकाओं से। और फिलीफॉर्म एपरेटस होता क्या है, जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध बन गए हैं सहायक कोशिकाओं के साथ, तो जो एक उपकरण बन गया है उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, अब अपन आते हैं थोड़ा सा, अपन मैं बता देती हूँ आपको। ये अपना अंडाशय की संरचना है। ठीक है, ये अंडाशय थी, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है जिसको मैं लिख देती हूँ स्टिग्मा। ये है स्टाइल जिसको वर्तिका बोलते हैं, और ये है अपना ओवेरी। ठीक हो गया। अब एक बात बोला, इसके अंदर ये जो बीजांड की संरचना है वो इसके अंदर है, तो मैं थोड़ा सा बना भी देती हूं। ये इसके अंदर की संरचना है। आई बात समझ में? अब ये जो तीनों एपरेटस है वो इससे जुड़े हुए हैं। अब एक बात आगे की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, परागण कैसे क्या हुआ था, परागण से ये हुआ था कि जो नर युग्मक था वो मादा जननांग तक पहुंचना था। वो किसी के भी थ्रू, चाहे वे वायु के थ्रू, चाहे वो जल के थ्रू, या फिर वो कीट के थ्रू। बता दिया था मैंने, एनिमोफिली,
फिर हाइड्रोफिली और फिर एंटिमोफिली, जूफिली। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बेटा आपके मॉड्यूल के अंदर इससे रिलेटेड दो पेजेस दिए हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किसी में लीवर मैकेनिज्म होती है। लीवर मैकेनिज्म किसमें होती है? साल्विया में, क्योंकि उसका प्लांट ऐसे खुला हुआ रहता है। जैसे ही किसी ने आके परागण किया, अब वो किसका नाम होता है वो आप मुझे बताओगे। वो चमगादड़ होता है, या फिर वो कीट होता है, या फिर वो और कौन सा चीज ऑर्गेनिज्म होता है जो जाके उसको पॉलिनेट कर रहा है। वो ऐसे होता है जैसे ही किसी ने पॉलिनेट किया वो झट से बंद हो जाता है, तो उसमें पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही चमगादड़ किसमें करता है? ऐसे ही आपने गेहूं की बाली में कैसे परागण होता है। ठीक है, तो मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ रही हूं कि जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया है उसमें से आप स्पेसिफिक पॉइंट के सारे स्पेसिफिक पॉइंट देखोगे। एक बार देखना, दूसरी बार वापस उसको थोरोली रीड करना, कम से कम 10 से 15 पॉइंट आप आराम से निकालोगे उसमें से जो याद करने योग्य है। और जो नहीं समझ में आएगा, फिर मैं बैठी हूँ आपको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन मैं एक नॉर्मल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रही हूँ। उस नॉर्मल मेथोडोलॉजी में एक एक स्पेशल पॉइंट को मैं यहाँ पे बुक लेके लिख नहीं सकती, क्योंकि टिप्स में तो बेटा मुझे भी नहीं पता ना। टिप्स में अब चमगादड़ में किसमें होता है, कीट परागित किसमें होता है, वो वो बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो अपन को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और मॉड्यूल में भी वो देखो जो बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड मतलब समझते हो, जो गहरा इंगित किया हुआ है वो उसको ही याद करना है, जरूरी नहीं है सारा कुछ याद करना है। स्मार्ट स्टडी हार्ड स्टडी से हमेशा बेनिफिशियल होती है। स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी होता है किसी भी चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक 2 बार पढ़ना, 2 बार पूरे चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक पढ़ना, फिर उसमें से कंटेंट वो निकाल लेना जो मेरे एग्जाम के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता हो, मेरे एग्जाम के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता हो। अब अगर मुझे ही वो पता चल गया तो फिर मेरा तो एग्जाम क्लियर है। ये भी सही बात है आपकी बात, लेकिन एक बार पता तो करो कि मुझे कितना पता पड़ रहा है। और वो बताओ किससे पता पड़ेगा? मॉड्यूल के बाद में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दी हुई है उससे पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या है इस मॉड्यूल में से। समझ में आई बात? तो जो स्पेशल पॉइंट करके जो जगह छोड़ी हुई है ना हर जगह, वो 2 बार आप थोरोली पढ़ो, उसको पढ़ो, क्योंकि वो स्पेशल पॉइंट उस चीज के बाद में दिया हुआ है जो मैं आपको यहां समझा देती हूं। तो देखो उस स्पेशल पॉइंट से वो सेंटेंसेस, वो पॉइंट्स निकालो जो इसमें कनेक्ट होते हो, और जो इसमें कनेक्ट नहीं होते हो वो एक प्रॉपर आप अपने नोट्स में अलग से एक पन्ने पे छाप लो उसको, तो आपको बार बार मॉड्यूल फटफटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं पॉलिनेशन हो गया। तो पॉलिनेशन होके यहाँ पे और यहाँ पे सारे परागण मतलब पोलन ग्रेन आके चिपक गए। ठीक, ये है पोलन ग्रेन, और एक पोलन ग्रेन ये। अब मैंने एक चीज बताई थी कल आपको डिस्कशन में कि हर तरीके का पोलन ग्रेन, मतलब जितनी भी वेजिटेशन वहां पर है, जितने भी फ्लावर वहां पर है, हर तरीके का पोलन ग्रेन आप आगे चिपक सकता है स्टिग्मा पे। स्टिग्मा थोड़ी रोक सकती है, स्टिग्मा का काम सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन को चिपकाना और उनको पोषण प्रदान करना। पोषण कैसे देगा? यहाँ पे जो ये वर्तिकाग्र की जो आउटर लेयर है ना, वहां पे है शर्करा युक्त पदार्थ, शुगर युक्त पदार्थ। तो शर्करा युक्त पदार्थ क्या करते हैं? जैसे ही पोलन ग्रेन परागण आके चिपके, उनको उन्होंने फूड मटेरियल दिया कि आओ बैठो आराम करो और खाना खाओ। तो पोलन ग्रेन आके यहाँ पे एकदम अपना घर समझ के बैठ गए, अपना बना लिया उन्होंने डेरा। अब एक बात बताना, हर तरीके के पोलन ग्रेन आके यहाँ पे जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट मतलब अंकुरण होना, अंकुरण है ना मतलब फलना फूलना। हर तरीके का परागण यहाँ पे स्टिग्मा पे आके अगर फल फलेगा फूलेगा अंकुरित होगा, तो पहला पॉइंट तो अपना हो गया अंकुरण, परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण। दिखेगा नहीं, छोटा हो गया। पहला पॉइंट मैं यहां लिख देती हूं।
पराग कण का अंकुरण। अब ये मैं किसके पॉइंट्स लिख रही हूं? मैं लिख रही हूं फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पॉइंट। फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा ना। अब वो निषेचन कैसे होगा? इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के थ्रू होगा वो निषेचन। पहले पहले क्या हुआ फिर बताती हूँ मैं। यहाँ पे वो जर्मिनेट हो गए, अंकुरित हो गए। अब मैं एक चीज बताई थी, जो मैंने यहां बताई थी कि जो सहायक कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं रसायनुवर्तन गति दर्शाती है। मतलब क्या होता है कि वो ऐसे केमिकल्स बाहर सीक्रेट करती है, बाहर मतलब इस पूरे अंडाशय में, कि जो इसी जाति का, अगर इसी स्पीशीज, इसी जाति का परागकण होगा, वो ही उस केमिकल को पहचान पाएगा। ठीक है। अब जो पहचान लेगा ना, वो ही अपनी पोलन ट्यूब अंदर निकालेगा। जैसे ये सहायक कोशिका है, इसने केमिकल्स निकाले, केमिकल्स स्रावित किए इसने। जैसे ही इसने केमिकल स्रावित किए तो ये सब ने बोला नहीं, ये मेरा केमिकल नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो सिर्फ एक परागकण ने अपनी पोलन ट्यूब निकालनी शुरू कर दी। ठीक, ये लगातार बढ़ती जाएगी। अब एक बताना, इस पोलन ट्यूब के अंदर कितने नर युग्मक है? कितने नर युग्मक है? याद करो, फर्स्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में टू सेल्ड स्ट्रक्चर में स्फुटन होता है, मतलब परागण होता है। एंडोथीसियम लेयर से बाहर आके स्फुटित होके वो परागित होते हैं। और 40% में वो क्या करते हैं? 40% में वो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में आते हैं। 3 सेल्ड, अब 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में आगे का तो है न्यूक्लियस, वेजिटेटिव कायिक केंद्रक, और जो पीछे का है वो है जननिक केंद्रक। तो जो आगे है, जो आगे है, ये है जननिक केंद्र, जननिक केंद्र। और ये जो पीछे है, सॉरी आगे जो है वो है कायिक केंद्र, कायिक। और दूसरा वाला है वो है जननिक केंद्र। अब आगे पीछे का क्या रोल है? याद करो, फर्स्ट लेसन में ही मैंने पढ़ाया था ये चीज, फर्स्ट लेक्चर में, कि जननिक कायिक केंद्र, वेजिटेटिव सेल का हमेशा काम होता है, जो इसका जननिक केंद्र है उसको न्यूट्रिशन देना, एज वेल एज उसको सेम टाइमिंग पे सुरक्षात्मक कवच देना। तो आगे आगे अपन देखते हैं ना कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी को ही ले लो, या फिर किसी को भी ले लो, प्राइम मिनिस्टर को, तो पीछे वो चलते हैं, पहले उनके बॉडीगार्ड चलते हैं। क्यों चलते हैं बॉडीगार्ड? क्यों चलते हैं कि अगर कोई भी आपत्ति आई, कोई भी क्राइसिस हो गया, किसी ने भी अगर अटैक करने की कोशिश की, तो पहले वो हमसे भिड़े, उसके बाद पीछे वाली पार्टी से भिड़े। इसीलिए बॉडीगार्ड को हायर किया जाता है। तो एक बात समझ लो कि यहाँ पे ये जो मेल गेमिट है, जो यहाँ पे जननिक केंद्र है, इसका ये बॉडीगार्ड है। ये इसको न्यूट्रिशन भी देता रहेगा, ये इसको रास्ता भी प्रोवाइड करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब अचल है, अचल। वो सिर्फ पीछे पीछे इसको खींच के ला रहा है, साथ में, खुद से नहीं चल के आ रहा है, वो खींच के साथ में ला रहा है कि तू चल, तू ब्लाइंडली आंख बंद कर मेरे साथ चल, क्योंकि आगे का रास्ता मैं दिखा रहा हूं तुझे। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ये वेजिटेटिव सेल, ये जो कायिक केंद्र है, ये बोल रहा है। अब ये तो बताई मैंने 60% एंजियोस्पर्म वाली बात, जिसमें 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में पॉलिनेशन होता है। अब अगर 40% वाले में आते हैं, तो 40% वाले में क्या होता है? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में होता है। तो बेटा जो 60% और 40% है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन है। लेकिन जब अपन निषेचन प्रोसेस पढ़ते हैं, तो निषेचन में चाहे वो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर अंदर आए, चाहे वो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर अंदर आए, जब यहां निषेचन की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी ना, तो जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है ना, वो एक अर्धसूत्री विभाजन करके 3 ऑलरेडी बना लेगा अंदर।
यहां आने के बाद 3 बना लेगा और जो 3 पहले से है वो 3 ही रहेंगे। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर 60%, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर 40%, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है अपन को। लेकिन जब अपन फर्टिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं तो अपन को ये याद रखना है कि पोलन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद में अगर वहां पे 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है तो वहां एक अर्धसूत्री विभाजन होके 3 कोशिका बन जाएगी, और अगर 3 में ही प्रवेश कर रहा है तो फिर किसी विभाजन की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब एक आगे क्या होता है, मैं 1-2 टर्म बताती हूं। वो एक होता है मोनोसाइफोनी, मोनोसाइफोनी। एक सेकेंड, पेन चेंज करना पड़ेगा। मोनोसाइफोनस, और एक होता है पॉलीसाइफोनस। ये क्या लिखा है मैंने? मोनो मतलब एक, पोली मतलब एक से ज्यादा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पोलन ट्यूब को निकाला है, ये मैंने निकाला है कैप्सुला प्लांट के रिगार्डिंग। कैप्सुला प्लांट में जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक परागकण केवल एक ही पोलन ट्यूब निकालता है, जिस वजह से उसको पॉलीसाइफोनस कंडीशन बोलती है। तो पॉलीसाइफोनस कंडीशन किस में होती है? ये होती है कैप्सुला में। और इसी तरीके से अगर एक परागकण एक पोलन ट्यूब ना निकाल के एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकालता है तो इसको पॉलीसाइफोनस बोलते हैं, और जो कंडीशन होती है मालवेसी में। अब मैंने इन दोनों की एक चीज और बताई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने बताई थी डाइथिकस और मोनोथिकस। डाइथिकस होता है बाइलोब्ड, 2 पालियों वाला एंथर किसका होता है? कैप्सुला का। लेकिन मालवेसी का होता है एक पाली वाला, मोनोथिकस। बस, तो वो वहीं पे एक चीज बताई थी, एक यहां पे बताई थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है? अब ये करवा दिया अपन ने ट्यूब। यहाँ पे 3 सेल स्ट्रक्चर बना दूं मैं। अब एक अर्धसूत्री विभाजन बताया ना मैंने, यहाँ पे 3 केंद्रक बन गए। अब एक बात बतानी थी कि यहां तक तो जो पराग नलिका बनी है, ठीक है, यहां तक तो पराग नलिका आई। वेजिटेटिव सेल जो अपनी कायिक कोशिका है, इसने सारा सहयोग दिया बॉडीगार्ड की तरह। पीछे पीछे नर युग्मक है जो अचल है, उनको खींच के लेके आ गई साथ में। अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है कि ये पोलन ट्यूब यूं घूम के, एक सेकंड बताती हूँ, ये जरूरी थोड़ी है कि ये पोलन ट्यूब यूं घूम के यूं ही प्रवेश करे। ये बीजांड द्वारी है ना, बीजांड द्वारी सतह, जरूरी थोड़ी है माइक्रोपाइल एंड से ही प्रवेश करे। ये इसकी मर्जी, ये चाहे तो ये यहां से भी प्रवेश कर सकता है, ठीक, ये चाहे तो ये यहां से भी कर सकता है, और ये चाहे तो ये यहां से भी कर सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूं, एक सेकेंड, तो 3 कंडीशंस हो जाती है। समझ रहे हो? अब 3 कंडीशंस कैसे बन जाती है मैं दिखाती हूँ। उसको भी मिटा देती हूँ, उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, पता है मुझे। 3 कंडीशंस बन जाती है, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी एंड मीजोगेमी। ठीक, ये क्या वर्ड्स है बताएगा कोई? ये वो वर्ड्स है जो मैंने यहां भी एक्सप्लेन किए कि अगर एक मतलब मैं बीजांड की संरचना बनाती हूं थोड़ी थोड़ी सबकी, तब समझ में आएगा। ये मैंने 3 बीजांड बना दिए, समझ रहे हो ना? स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, डायग्राम पे मत जाना, स्ट्रक्चर समझो कि पोरोगेमी क्या होता है, चेलेजोगेमी क्या होता है और मीजोगेमी क्या होता है।
मैंने यहाँ पे बोला कि ये कोई बाध्य नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये आके बीजांड द्वार की तरह ही, बीजांड द्वार जो छपा हुआ है यहीं से जाके वो अपने नर युग्मकों को आगे प्रवेश करेगा, मतलब पोलन ट्यूब इसी से प्रवेश करेगी। अगर ये बाई चांस अगर ये यहां से प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल एंड बीजांड द्वारीय सतह से प्रवेश करती है, तो इसको पोरोगेमिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये पोरोगेमिक कंडीशन ही होती है कैप्सेला में। अब दूसरी अपनी आती है कि अगर ये चेलेजोगेमी, वर्ड में छिपा हुआ है चेलेजो मतलब चेलेजा एंड से, मतलब निभागीय सतह से, अगर ये पोलन ट्यूब निभागीय सतह से आ जाती है अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन चेलेजोगेमी, जो किस में मिलती है, ये मिलती है केज्यूराइना में। और अगर ये मीजोगेमी एंड से प्रवेश करती है, एक सेकेंड, हाँ, और अगर ये मीजोगेमी मतलब इंटेग्यूमेंट है ना, जो ये बाहरी और आंतरिक अध्यावरण इस तरफ से प्रवेश कर जाती है पोलन ट्यूब, तो इसको बोलते हैं मीजोगेमी। और ये किसमें मिलती है, ये मिलती है कुकुरबिटेसी कुल में, कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक, समझ में आई बात? समझ में आई कि अगर ये पोलन ट्यूब यहां तक तो स्ट्रेट आ गई, वर्तिका में तो स्ट्रेट आ गई, फिर यहां आने के बाद इसको 3 ऑप्शन मिले कि वो 3 ऑप्शन तरीके से वो बीजांड के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, बीजांड के अंदर वो 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है। एक होता है पोरोगेमी, जो होता है माइक्रोपाइल एंड से, दूसरा होता है चेलेजोगेमी, जो होता है निभागीय द्वार से, तीसरा होता है मीजोगेमी, जो होता है अध्यावरण के द्वार से। ठीक है, अब बताओ, बीजांड में प्रवेश कर गई वो, ठीक है, अब बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद वो किस में प्रवेश करेगी बताओ? एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश में नहीं करेगी। भ्रूणकोश ही तो है अंदर। बीजांड के अंदर क्या है, क्या है बीजांड के अंदर बताओ? ये जो बीजांड है, ये जो संरचना है, ये है अपनी बीजांड। ये जो बीजांड संरचना है, बीजांड के अंदर जो मैं ये सेल्स बार बार बनाती हूँ, ये एंटीपोडल सेल, ये द्वितीय केंद्रक, और यही तो है अपना भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। अब इसमें प्रवेश होगा। अब क्या इसमें प्रवेश होने के भी 3 रास्ते हैं? ना, इसमें प्रवेश होने का सिर्फ एक रास्ता है, जो बीजांड द्वारीय एंड से शुरू होता है। मतलब चाहे पोलन ट्यूब, पराग नलिका किसी भी तरीके से अंदर प्रवेश करे, किसके? बीजांड के अंदर, लेकिन वो सिर्फ एक ही तरीके से भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी। वो तरीका होगा बीजांड द्वारीय सतह से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, जो पहला पॉइंट बताया था मैंने, परागकण का अंकुरण। फिर दूसरा होगा, दूसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए? दूसरा हुआ अपना बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। फिर अब तीसरा अपन क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे तीसरा अपन भ्रूणकोश में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश। ठीक, समझ पा रहे हो कि मैंने क्या करवाया? मैंने पोलिनेटेड परागकण को पहले यहाँ पे परागकण का अंकुरण करवाया सबसे पहले। उसके बाद जब अंकुरण होने के बाद पोलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश करवाया था 3 तरीके से, पोरोगेमी, चेलिजोगेमी एंड मीजोगेमी। उसके बाद जो पोलन ट्यूब जो 3 सेल स्ट्रक्चर हो गई, 3 सेल बता दी थी मैंने कैसे हुई थी, वो अब प्रवेश करेगी भ्रूणकोश के अंदर। ठीक है, अब भ्रूणकोश के अंदर जब वो प्रवेश करेगी, जो अपना है यहाँ पे,
तो भ्रूणकोश के अंदर जो, मैं सिर्फ भ्रूणकोश यहां बना देती हूं, ये है अपनी प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये है अपना द्वितीय केंद्रक, और ये है अपनी अंड कोशिका, और ये है सहायक कोशिका। ठीक, 8 तो इसमें केंद्रक है और 7 ये कोशिकीय है। ठीक है, अब ये भ्रूणकोश है। अब ये जो बीजांड द्वारीय सतह से अगर पोलन ट्यूब अंदर प्रवेश करेगी ना, तो जो अपनी कायिक कोशिका जो थी ना, जो स्टार्टिंग में बॉडीगार्ड का काम कर रही थी, वो यहां से यहां ट्रेवल करते 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 इतनी बाधाओं का उसको सामना करना पड़ेगा ना कि वो यहां आते आते पूरी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर वो क्या करेगी, बस मैंने मेरा काम सिपाही की तरह निभा दिया, अब अगला काम तुम करो। तुम कौन? 2 नर युग्मक जो उसके पीछे थे, जो मोटाइल नहीं थे, नॉन मोटाइल थे, मतलब जो अचल गति के थे, उन अचल गति के नर युग्मकों को जो कायिक कोशिका है वो अंदर धकेल के, अंदर कहाँ, भ्रूणकोश के अंदर धकेल के डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक, अब ये जो थे अपने जो मेल गेमिट थे दोनों, वो अंदर धकेल दिए जाएंगे। 2 मेल गेमिट जैसे ही वो अंदर धकेले जाएंगे ना, तो ये जो सहायक कोशिकाएं होती है ना, उनके प्रवेश करने के साथ में ही ये सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। सहायक कोशिकाओं का बेसिकली सब कोई देखो, जैसे जैसे कोई नष्ट होता जाएगा ना, वो अपना काम पूरा करके फिर नष्ट होगा। हर स्ट्रक्चर अपना काम जैसे ही पूरी कर देगी, वो अपने आप डिस्ट्रॉय होती जाएगी। अब डिस्ट्रॉय होने का भी कारण है, जब तक वो अगर अपना स्थान खाली नहीं करेगी, तो फिर भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होगा? भ्रूण के परिवर्धन के लिए तो अंदर खूब सारा स्पेस चाहिए, इसलिए सब कोई अपना अपना काम खत्म करके सब कोई डिस्ट्रॉय होती रहेगी। तो सहायक कोशिकाओं का तो काम था सिर्फ रसायनुक्रम गति दर्शा के परागकण को अंदर खींच लेना, पोलन ट्यूब को अंदर ले लेना। ठीक है, तो सहायक कोशिकाएं दोनों नष्ट होके एक्स बॉडीज बना देगी। जो एक्स बॉडीज का कोई खास काम नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए, एक्स बॉडीज सहायक कोशिकाओं से संबंधित होती है। अब जैसे ही 2 नर युग्मक अंदर प्रवेश किए, तो ये जो जैसे सहायक कोशिकाएं नष्ट हुई, तो अंदर ये जो एंटीपोडल सेल्स है वो भी धीरे धीरे अपने आप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर पोलैरिटी नहीं बढ़ जाएगी, ध्रुवता नहीं बढ़ जाएगी कि इधर 3 की 3 रहे, इधर सिर्फ 1 रहे, तो ध्रुवता बढ़ जाती है कोशिका के अंदर। तो ध्रुवता को मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे वो भी अपना को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो जो नर युग्मक है वो सबसे पहले अंड कोशिका से संगलित होके 2-1 स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो बना लेगा। अब ये जो भ्रूण है, ये एम्ब्रियो बनने की घटना ही कहलाती है निषेचन। और ये निषेचन भी कौन सा होता है? ये ट्रू निषेचन होता है। ट्रू निषेचन की क्या विशेषता होती है? ट्रू निषेचन में होता है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों आके फ्यूज हुए और उन्होंने डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित संरचना बनाई, जिसको अपन ने बोल दिया एम्ब्रियो। अब आते हैं अपन दूसरे पे। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो नर युग्मक है उसको फिर कौन सी कोशिका मिलेगी कि वो उसके साथ फ्यूज हो सके? फिर उस दूसरे नर युग्मक को जो ये 2-1 स्ट्रक्चर है उसके साथ फ्यूज होगा। वो 2-1 तो पहले थी और एक N और आ गई, तो 3N स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको अपन बोलेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। ठीक बेटा, अब एक चीज बता देती हूं मैं आपको। एक होता है भ्रूणकोश, एक होता है भ्रूणपोष। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने, ये है पूरी भ्रूणकोश की, लेकिन जो बना है वो बना है भ्रूणपोष। तो हिंदी माध्यम के बच्चों, आपसे एक गुजारिश है मेरी, एंडोस्पर्म याद रखना। ये भ्रूणपोष और भ्रूणकोश के चक्कर में मत पड़ना, वरना नंबर कटवा लोगे अपने। ये बनता है 3N स्ट्रक्चर, जो बनता है त्रिसंलयन जिसको बोलते हैं, उसके बनता है एंडोस्पर्म। हमेशा मैं एंडोस्पर्म बोलूंगी, बिल्कुल मत बोलना कि मैडम भ्रूणकोश या भ्रूणपोष। ये होता है भ्रूणकोश, वो होता है एंडोस्पर्म। ठीक, अब एक बात बताओ, 2 बार निषेचन नहीं हो गया। एक बार तो ये निषेचन हो गया जिसमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर भ्रूण बन गया,
एक बार ये हो गया तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो 2 बार क्यों? एक बार तो ये बन गया और एक बार 3n स्ट्रक्चर बन गई। अब मेरे को ये बताओ कि इस 3n स्ट्रक्चर को फिर आगे त्रिसंलयन भी बोलते हैं। त्रिसंलयन। अब मुझे एक बात बताओ आप, जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस और कितनी कोशिकाएं पार्टिसिपेट कर रही है? मतलब कितने तो केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पार्टिसिपेट कर रही है? आप बता सकते हो गिन के? बता सकते हो? 5 तो न्यूक्लियस, 5 केंद्रक और 3 कोशिकाएं पार्टिसिपेट कर रही है। गिन के देखो, गिन के देखो। दिख रहा है? अब 5 न्यूक्लियस कैसे कर रहा है? 5 न्यूक्लियस कैसे कर रहा है? ये 2n जो मैंने बोला था, 2n के अंदर कितने केंद्रक थे? 2 केंद्रक थे, 2 केंद्रक 2n। तीसरा केंद्रक आके इससे संलयित हो गया, जो त्रिसंलयन से, तो तीसरा केंद्रक। फिर चौथा केंद्रक है एग सेल का, अंड कोशिका का, ठीक। और 5वां केंद्रक जो अंड कोशिका से संलयित होकर 2n एम्ब्रियो बना रहा है। 5 समझ में आया? 5 तो केंद्रक हो रहे हो, 3 कोशिका हो रही है। 3 कोशिका कौन सी हो रही है? एक तो ये द्वितीय केंद्रक, एक अंड कोशिका और एक पोलन ट्यूब। पूरी एक कोशिका होती है। पोलन ट्यूब के अंदर 2 केंद्रक है ना, अलग अलग। कोशिका ही नहीं है, वो केंद्रक है अलग अलग, ठीक है। तो 3, अब मैं ना डबल फर्टिलाइजेशन में 3 सेल एंड 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट। आई बात समझ में? 3 कोशिका और 5 केंद्रक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो गया अपना फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई? हुई कि नहीं हुई?